जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि जो आंदोलन अगर किए जाते हैं तो सफल भी होते हैं। बस ज़रूरत होती है कि सही डेडिकेशन की, सही ढंग से उसे आगे बढ़ाने की और प्रॉपर मैनेज करने की। अगर सही ढंग से मैनेज किया तो सफल भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं भारत में जिसको हमने सफल होते हुए देखा है। और अब ये जो आंदोलन जो पिछले एक साल से लगातार चलता रहा, 26 नवंबर को ये शुरू हुआ था एक साल पहले, और अब 26 नवंबर के बाद यानी कि नवंबर के महीने में भी इसको रिजल्ट जो इसका आया है ये सचमुच एक तरह से उत्साह वर्धन करता है। खासतौर से ये उनके लिए एक संदेश भी है जो लोग इस बात को मानते हैं कि आंदोलनों से कुछ नहीं होता, या एक समय तक आंदोलन करने के बाद वो रूठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो थक जाते हैं और एक तरह से मायूस हो जाते हैं कि भाई अब ज़रा संभव नहीं है और सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही। अगर सही ढंग से किया जाए तो ये सब कुछ संभव होता है। पहले भी ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जो सफल हुए हैं और सही ढंग से किए जाए तो हम अगर 2 अप्रैल का आंदोलन अगर देखते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह का था जो स्वस्फूर्त था और पूरी तरह से सफल भी हुआ था। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिन पर हम देखते हैं कि लोगों ने काम किया और वो सफल हुए हैं। ऐसे में एक छोटी सी एक आशा ये जगती है कि अगर ओबीसी, जो कि भारत का सबसे बड़ा तबका है, अगर ये भी कुछ इस तरह का आंदोलन करे तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना भी हो सकती है और वो भी विकास के धारा से जुड़ सकते हैं। आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं यहाँ पर, और जो आप सभी जानते हैं उन्हें, बहुत फेमस पर्सनालिटी है और वो इस वक्त हमारे साथ विजुअल हमसे जुड़ रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे। आप जेएनयू में समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, सुधीर जी। और आपको सबसे पहले तो बधाई कि आप एक नए प्लेटफॉर्म पर ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज ये जो एक नया एक संदेश दिख रहा है, एक नई आशा की किरण जो नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के आंदोलनों से अब लोगों में ये बात पहुंची है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, लोकतंत्र अभी जिंदा है? जिंदा है जी सुनील जी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि जी। ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम्म। 378 दिन ये जी आंदोलन चला है। जी। यानी कि 1 साल 15 दिन हम्म। लगातार मुसलसल ये आंदोलन चला है। जी तो सर्वप्रथम यही बात हमें समझ लेना चाहिए कि आंदोलन और अनशन में हम्म। अंतर होता है। जी। अनशन 1 दिन या 2 दिन करके खत्म कर दिया जाता है, या हम्म। उसमें केवल एक विधिवत डिमांड होती है। हम्म। जैसा कि किशन बापटराव हजारे ने अपना यहाँ पर अनशन किया था जी रामलीला मैदान में, तो जी। उसकी एक डिमांड थी कि लागू करो बिल को, लोकपाल, लोकपाल बिल्कुल जी। लोकपाल विधेयक लाया जाए और लागू किया जाए। और हम्म। उसके बाद वो फिर खत्म हो गया आंदोलन, जी पता जी नहीं चला कि उसके लोग कहाँ चले गए। जी जी जी। लेकिन ये सचमुच एक आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो यस। सतत प्रक्रिया है, जी जी। और सतत प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की डिमांड लिए हुए संगठनात्मक ढांचे के अंदर, जब जैसे आप देखेंगे कि उस अनशन में, हजारे के अनशन में जी। कोई संगठन नहीं था, हम्म। लेकिन यहां पर बाकायदा संगठन है हम्म। और उसकी स्थितियां, उसकी जगहें, उसके ऑफिस, उसके घर, सभी मेंबर्स एकदम चिन्हित किए जा सकते हैं। जी जो हजारे का अनशन चल रहा था उसमें कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जी 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 है ना। तो जी जी। इसलिए बहुत आपने माकूल प्रश्न, वाजिब प्रश्न उठाया है, और वो ये है कि ये एक आंदोलन है हम्म। जो सतत प्रक्रिया है, और वह अपने आप में अगर हम्म। चलायमान रहेगा तो जनता जरूर कामयाब होती है। ये जी जी इसने जी। दिखा दिया। और निश्चित। सबसे बड़ी तासीर यही थी
कि ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का आंदोलन था। जी। उसने कभी भी अपने हाथ में हथियार नहीं लिए, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा नहीं। जी। इस प्रकार भी सरकार ने जो भी शर्तें रखी उस पर वो अपना अड़ा रहा, इसलिए इसको हम आंदोलन कह सकते हैं। जी 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 जी। और जिस तरह से एक चीज होती है हर बार कि कोई आंदोलन होता है, कोई मांग उठती है, तो जो दूसरा जो पक्ष होता है वो भी अपनी जगह पे वो अड़ा होता है और कोई ना कोई ऐसी चीजें करता है जिससे वो आंदोलन खत्म हो। हम अगर स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, शुरुआत से लेकर अब तक के जब भी कोई आंदोलन हुए हैं ऐसे, तो निश्चित रूप से सरकार जो पक्ष होती है वो भी कोशिश करती है कि ये किसी तरह से खत्म हो जाए आंदोलन, या फिर ये टूट जाए लोग, या फिर वहां से वो हट जाएं। ऐसी कोशिशें पिछले एक साल में अगर हम देखें तो इस आंदोलन के साथ भी कई तरह से हुई। बहुत लंबे समय तो किसान नहीं माना गया उनको, कभी उन्हें अलग अलग नामों से, कभी देशद्रोही, कभी नक्सली, कभी कुछ बहुत सारी बातें। इसके अलावा कहाँ से फंडिंग हो रही, इस पर चर्चा होने लगी। फिर ये होने लगा कि वो आतंकवादी हैं और वो उन्होंने गलत गलत जगह, मतलब कुछ अपने लोग भेजकर वहां पे दंगा करवाना, ये करना, इस तरह की चीजें हुई हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है। जो आंदोलनकारी होते थे उनको उग्रवादी या तरह तरह की बातें कही जाती थी। तो हम यहाँ पर देखें कि अक्सर आंदोलन टूटते तभी है जब वो उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाते, जो सामने वाला जो जो विपक्ष है उसके तमाम जो हथकंडे हैं उसका वो मुकाबला नहीं कर पाते, कई बार उसमें फंस जाते हैं। तो सुधीर जी, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, अगर आंदोलन की जमीन सत्यता पर नहीं है, जी उसमें उठाए गए मुद्दे सत्य नहीं हैं, जी और उसमें ऐसा लगता है कि हम दिखा कुछ रहे हैं और मांग कुछ रहे हैं, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जी जी। और जैसे ही विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, फिर हमें पता है कि झूठ के पैर नहीं होते। जी। और इसलिए ये जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं बहुत ही सच्चाई के मूल्यों पर और सच्चाई के वादों पर स्थिर था। जी। जैसा कि 3 कानूनों को बाकायदा अध्ययन करके ये बताया गया कि ये किसान विरोधी हैं, और इसलिए वो सच्चाई लगातार किसानों के बीच में बनी रही। यद्यपि सरकार के मंत्री, सरकार का तंत्र, सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया, ये सब लगातार इस बात को, और कई एंकर तो खुद पार्टी बन गए जी 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 ये जी समझाने के लिए कि ये जो कानून आए हैं ये किसान के पक्ष में है। तो अगर ये आंदोलन सच्चाई पर नहीं होता और वाजिब डिमांड्स पर नहीं होता और सीधे किसानों के ऊपर कुठाराघात न कर रहा होता, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी देर तक चल सकता था। जी 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 जी। दूसरी बात जो आपने पहले शुरुआत में की प्रजातंत्र को लेकर के, तो धरना, प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों में बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा दिया हुआ है। जी जी जी। और उसका पूरा का पूरा प्रयोग किया किसान आंदोलन ने, और मुझे लगा इसी प्रकार उनको विजय मिली है। जी जी जी। समाजशास्त्र में आप काफी लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं और आप उसके विभागाध्यक्ष भी हैं। ये बताएं कि समाज को इससे क्या संदेश मिलता है? क्या लोग जो एक तरह से, मैंने जो पहले भी कहा था कि लोग जो टूट जाते हैं, लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, और एक तरह से देखें तो अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में जिसको हम ओबीसी वर्ग कहते हैं, ये लंबे समय से उपेक्षित है। उनकी जो बहुत सारी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जाती। मंडल कमीशन से लेकर अब तक के बहुत सारी स्थितियां क्लियर नहीं हो रही हैं। तमाम सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, उनके साथ कोई बहुत अच्छा न्याय नहीं हो रहा। एक तरफ हम देखते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है, जिसने बाबा साहब को माना समझा और वो आंदोलन के रास्ते पर चला, कई आंदोलन सक्सेस भी हुए हैं और उसमें सफलता मिली है।
ये दोनों वर्गों को अगर हम देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ओबीसी आखिर किन चीजों में फंसा हुआ है, किस वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि अ, जातियों में बटा हुआ समाज कभी एका नहीं कर सकता, जी और ये जो है वो सीढ़ी नुमा सामाजिक स्ट्रक्चर है। जी तो ओबीसी जातियां हैं, वो शेड्यूल्ड कास्ट जातियां हैं, जी उनके अंदर खुद ऊंच नीच की परंपरा विद्यमान है, जी। और इसलिए जो नीचे वाला है वो ऊपर तो जाना चाहता है, हम्म। लेकिन जो उससे नीचे है उसको अपने बराबर आने नहीं देता। जी जी इसी प्रकार बैकवर्ड क्लास, अगर जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो वहां पर करीब करीब 59 ऐसी जातियां हैं जो बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं, हम्म और उनमें से लगभग लगभग 4 जातियां, जिसमें यादव, कुर्मी, गुर्जर हम्म और एक और जाति है जिसको कल्याण सिंह की जाति हुआ करती थी, लोध। जी जी ये बड़ी डेवलप्ड बैकवर्ड जातियां मानी जाती हैं। जी लेकिन अगर और जातियों को देखें तो बहुत ही अति पिछड़ी जातियां हैं, जी चाहे वो कुशवाहा हो, मौर्य हो, बिंद हो, मल्लाह हो, काछी हो, तेली हो, तमोली हो, या जी। नाई हो, बढ़ई हो, हम्म। या एक तरह से उसको भी आप मिला लें माली हो। जी जी। ये सब जातियां जो हैं वो नीचे की तरफ हैं। तो हम्म। अपर स्ट्रेटा में इनकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है जी। वो भी कम है, हम्म बहुत नंबर कम होते हैं, और इसलिए इनकी जो मारक क्षमता है, जी जो जी। अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी मारक क्षमता कम होती है। हम्म और जो अपर स्ट्रेटा की जातियां जैसे कि हमारे यहाँ यादव या कुर्मी हैं हम्म और लोध हैं और गुजर है, इनके नंबर ज्यादा हैं, तो ये हम्म एक साथ इकट्ठा होकर के राजनीतिक सत्ता ले सकते हैं, ऐसा हम्म। कहा जाता है। जी। किसी भी अपर कास्ट की जाति के साथ मिल करके इनका नंबर बढ़ जाता, जी 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 और जी। इसलिए ये एक नहीं हो पाते हैं। हम्म। इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि एक मुश्त होकर के हम्म एक एजेंडे पर अगर सहमति होकर के अपनी ऊंच नीच, अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो हम्म। नंबर है जी। उसको अगर हम किनारे रख पाए तो एकता हम कर सकते हैं। वाकई वाकई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो एक बात कही जाती है ना कि अगर आपको किसी अलग चीज में व्यस्त कर दिया जाए तो आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, जैसे मीडिया भी जो है बहुत सारे मुद्दों को बदलने में, पलटने में या उससे ध्यान भटकाने में ये जो लगातार लगा रहता है। तो भारत में धार्मिक आयोजन भी जो है वो कुछ इसी तरह से है, और जो इसमें ओबीसी जातियां जो है वो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, पूरी तरह से उसमें एक तरह से पूरा साल जो है उनका उसी में बीत जाता है। क्या आपको लगता है कि ये भी कहीं एक तरह से कारण बनता है? देखिए, इसमें हम अगर इसको देखें, मार्क्सवादी चिंतन को देखें, जी। तो मार्क्सवादी चिंतन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कहा जाता था फॉल्स कॉन्शियसनेस, यस। छद्म चेतना। जी जी जी। व्यक्तियों के अंदर छद्म चेतना, और दूसरा एक शब्द है हेजुमनी, वर्चस्वता, इसके आधार पर शामिल कर दी जाती है उनके दिमाग में। जी। तो मान्यवर कांशीराम और बामसेब के लोग ये कहा करते थे, मेरा भगवान तुम्हारे द्वारा मेरे लिए। जी। भगवान को इस तरह स्थापित किया गया है, धर्म को इस तरह स्थापित किया गया है कि वो लगता है कि हमारा उत्थान करेगा, जी लेकिन वास्तविकता में वो उत्थान नहीं करता। जी। और इसीलिए फुले, ज्योतिबा फुले ने बाकायदा जब अपना धर्म स्थापित किया तो उसमें एक तरह से भगवान को माना कि नहीं, सत्य शोधक समाज के अंदर केवल एक भगवान। उसी जी जी। प्रकार नारायण ने भी एक, और पेरियार ने तो पूरा धर्म का सिपाही ही कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा अपने धर्म की वापसी करी। तो जी। कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक प्रपंच, ये बहुत ही मीठी घुट्टी है जिसको
पिला करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। और हमारे यहाँ हेजुमनी और हमारे यहाँ फॉल्स कॉन्शियसनेस भर करके ये कहा जाता है कि ये धर्म हमारा उत्थानात्मक प्रक्रिया के तहत हमारा उत्थान करेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे फूले ने वो किसान का कोड़े में क्या लिखा कि किसान कर्ज ले करके भी और नौग्रह अपने सेटिस्फाई कराता है। सही बात है। तो वो कहीं ना कहीं इस चेतना जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, जो एक छद्म चेतना है कि धर्म हमारा उत्थान करेगा, इससे जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम अपने आत्मनिर्भर आंदोलन की कड़ी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम आत्मनिर्भर एजेंडे के साथ अपने अंदर ऊंच नीच को पाटते हुए आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक हम जाति जनगणना का जो मुद्दा है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। वाकई 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 बहुत, और ये बहुत जरूरी मुद्दा है इस वक्त। जो तमाम जो चीजें प्रभावित हो रही वो इसी वजह से हो रही हैं, फिर भी इसको टाल दिया गया और इसकी वजह से पूरी जनगणना टाल दी गई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम ये देख सकते हैं इस देश में यहाँ पर ये भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता को एकजुट होकर सामने आना चाहिए? क्योंकि सामाजिक तौर पर जो लोग पिछड़े हुए हैं या आर्थिक तौर पे जो लोग पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे पिछड़ापन अभी खत्म नहीं हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो जो मुख्य धारा है वहां से बहुत सारे लोग अभी भी दूर हैं या दूर कर दिए जाते हैं। अगर आप नॉट फाउंड सुटेबल वाला जो मसला अभी जो चल रहा, आपने तो इस पर काफी कुछ बात इन 2-3 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। तो ये जो मसला है ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह से लोगों को उससे वंचित करने की जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से और मुद्दे हैं जिस पर लोगों को आंदोलित होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात सुधीर जी ये है कि जाति जनगणना का समाजशास्त्रीय अगर अध्ययन किया जाए जी। तो इसकी जो नेसेसिटी है जी, इसकी आवश्यकता है और इसकी सामाजिक आवश्यकता, सांस्कृतिक आवश्यकता, शैक्षणिक आवश्यकता है। इसलिए हमें इसके अर्थ को समझाना बहुत जरूरी है। जी। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इसके अर्थ को, इसकी भूमिका को समझता है और इसलिए वो नहीं होने दे रहा। लेकिन पिछड़े समाज की जातियों को, पिछड़े दलित जातियों को, ओबीसी जातियों को, यहां तक कि जो पासमानदा मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको इसके महत्व पर बार बार चर्चा करनी चाहिए। जब किसी समाज में जानवरों की गिनती हो सकती है जी, देयर इज सेंसस ऑफ एनिमल्स, लाइव स्टॉक की सेंसस हो सकती है लेकिन इंसानों की सेंसस नहीं हो सकती। वाकई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर छद्म है। दूसरी बात, जब हमको पता है कि प्रतिनिधित्व का खेल राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, समाजों की जो गिनती है उनकी जनसंख्या के अनुपात में अगर राष्ट्र के संस्थाओं में, चाहे वो जुडिशरी हो, न्यायालय हो या विश्वविद्यालय हो या उद्योग धंधे हो, अगर जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा जी, तो एक सशक्त राष्ट्र नहीं बन पाएगा। वाकई। और एक अगर सशक्त राष्ट्र बनाना है तो समाज के सभी वर्गों को, जातियों को, यहां तक कि जेंडर को, यहां तक कि रिलीजन को, ट्राइब को, सभी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और इसलिए मेरा ये मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आने वाले समय में जाति जनगणना होगी जरूर, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जिसने भी जातिगत प्रतिनिधित्व के साथ मजाक किया है उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। और कांग्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने जाति की गणना भी शुरू करी थी, जिसने जाति का रिजर्वेशन भी शुरू किया था,
लेकिन उसने इसका मजाक और मखौल उड़ाया और आज वो हाशिए पर है। और इसलिए जो जाति की जनगणना से मखौल करेंगे, मुझे लगता है वो ओबीसी बहुत जल्दी उसको समझ जाएगा कि वास्तविकता में, जैसा कि आपने एक उदाहरण अभी दिया उत्तर प्रदेश के एक संस्थान का, जिसमें एक जगह ओबीसी के जो वो थे, मतलब लोग थे या अभ्यर्थी थे, उनको एनएफएस बता दिया गया। तो ये जो है, और भाई साहब ने जो वहां के निदेशक हैं, वो इस बात के जस्टिफाई कर रहे थे कि क्यों उनको जो है नॉट फाउंड सूटेबल किया गया, क्योंकि उनको रिसर्च का मादा नहीं था, क्योंकि उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसे लगता है रिसर्च आदमी पेट से सीख के आता है, और पीएचडी में जो रिसर्च करवाई जाती है वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। कहां पर है, कौन से संस्थान है जो रिसर्च की ट्रेनिंग करवाते हैं? हर आदमी पीएचडी करता है, बस यही ट्रेनिंग होती है उसकी। तो इसलिए झूठ बोलना उनको बंद करना चाहिए और उनको सीधे सीधे उन व्यक्तियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए कि रिसर्च कैसे की जाती है। वाकई देखिए, यहाँ पर एक मैं बात आंदोलन की, चूंकि हम शुरुआत से कर रहे हैं, आंदोलनों के लिए जनता जो है वो हमेशा किसी न किसी पर निर्भर होती है। देखा जाता है तो आंदोलन से कई नेता निकलते हैं जो बाद में जाकर वो किसी राजनीतिक दल को बना लेते हैं या राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, कईयों ने सरकार बना ली, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है और जनता जिस चीज से वो शुरू हुआ था वो खत्म नहीं होता, वो वहीं पर बना रहता है। ऐसे ही होता है कई जो यूनियनें हैं, बहुत सारी यूनियनें, कर्मचारी यूनियनें हैं, उसमें ट्रेड यूनियनें हैं, तमाम सारी यूनियनें हैं, उनके नेता भी ऊपर अपने उस लेवल पर जाकर वो सेटिंग कर लेते हैं, तो सामने वाले पक्ष से वो कहीं ना कहीं पे समझौता कर लेते हैं और मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है। कई आंदोलन इस वजह से भी फेल हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि नेता विहीन आंदोलन सक्सेस होते हैं या फिर स्वस्फूर्त और सामाजिक रूप से किए गए आंदोलन सक्सेस होते हैं? कहां पर सफलता मिलती है अगर पिछले आंदोलनों को अगर उदाहरण के रूप में देखें तो? देखिए, जहां तक मेरा समाजशास्त्रीय अध्ययन है, और ये मेरी फिर से पुनः व्यक्तिगत राय में देता हूं, क्योंकि मैं एक ऑफिस भी मेंटेन करता हूं, लेकिन मैं वो ऑफिशियल मेरा वर्जन नहीं है, ये मेरा पर्सनल वर्जन है। देखिए, अगर हम आंदोलन के नेचर को, उसकी प्रकृति का अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि जब कोई एक या तो किसी एक डिमांड से शुरू होता है आंदोलन, या एक जगह से शुरू होता है आंदोलन, जैसे कि दलित का एक अनशन एक दिन का हुआ, वो था कि SC/ST एक्ट को पीछे लिया जाए, उसको पुनः स्थापित किया जाए, तो वो एक दिन का था और जनता की डिमांड मान ली गई। इसी तरह हजारे का आपने अनशन देखा कि वो था कि लोकपाल बिल लागू करो, जनता ने माना, सरकार ने माना और वो खत्म हो गया। लेकिन क्या उसके आंदोलन के लोग सच्चे हैं या सच्चे थे? एक कहां चला गया, एक ने पाला बदल करके दूसरी पार्टी में चले गए, गवर्नर बन गए कहीं के, और एक चीफ मिनिस्टर बन गए, दूसरे उनके डिप्टी मिनिस्टर बन गए, और जो 72 साल के बूढ़े थे उनको पता नहीं कहां पर फेंक दिया गया, वो पता भी नहीं चल रहा है। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें, आंदोलन की सच्चाई का, सत्यता का, प्रामाणिकता का, तब हमको पता चलेगा कि ये आंदोलन कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी उसकी डिमांड है, उस पर शुरू हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर आंदोलन में विचारधारा नहीं होगी, तो फिर हमको जो विचारधारा रास्ता बताती है आंदोलन का, बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन था विचारधारा का, जिसको मान्यवर काशीराम आगे बढ़ाते रहे कि ये विचारधारा का आंदोलन है, और विचारधारा आपको रास्ता दिखाती है कि कौन से आंदोलन, और आंदोलन और राजनीति में इसीलिए अंतर हो जाता है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि यूनियन के लीडर्स वो खुद साथ हो जाते हैं, दूसरे सरकारों के साथ हो जाते हैं और उनसे
अपना गिव एंड टेक हो जाता है। जी जी जी। तो वो व्यक्तिगत अगर विचारधारा के धरातल पर सामूहिक प्रयास नहीं होगा तो वो आंदोलन नहीं कहलाएगा। जी सामूहिक प्रयास, एक जी ग्रुप। अगर जी वो व्यक्तिगत है तो विचारधारा नहीं होगी। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ लोग आए और चीफ मिनिस्टर बन गए, कुछ लोग गवर्नर बन गए, और जो बेचारे लोग थे उनको किनारे करके आप आराम से सत्ता का सुख ले रहे हैं। तो जी 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 इसलिए इसलिए मेरा मानना यह है कि विचारधारा स्व प्रतिस्फुटित अगर होगा तो जी उसकी नियति गड़बड़ हो सकती है। जी लेकिन जी जी अगर अगर विचारधारा के आधार पर समूह बना करके, लीडरशिप और संगठन बना करके आप अगर आंदोलन करते हैं तो हम्म वो सफलता की गारंटी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है हम्म इसमें बहुत सारे संगठन हैं। जी है? हम्म जो भारतीय किसान यूनियन भी एक है इसका हिस्सा। जी जी लेकिन जी पूरा का पूरा देखेंगे कि संगठनात्मक है, इसकी हम्म अपनी एक विचारधारा है, जी और विचारधारा के आधार पर लीडरशिप भी है, जी और वह प्रजातांत्रिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए चल रही है। जी और जी इसलिए कहीं ना कहीं ये ज्यादा सफल होती हुई दिखाई पड़ी है। जी जी जी। निश्चित रूप से एक तरह से देखा जाए तो अगर हम अपनी लीक, अपनी जो विचारधारा है, अगर उसको लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से सभी आंदोलन सफल हो सकते हैं। अंत में बस 3 मिनट का समय बचा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से सर? नहीं, मुझे मुझे लगता है कि जो संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन जी 1 साल 15 दिन 378 दिन चला है, जी जी और बाकायदा इसका संगठनात्मक ढांचा, हम्म बाकायदा इसकी एक जनतांत्रिक प्रक्रिया हम्म, और ट्रांसपेरेंसी, जी और लोगों का जो उत्साह है हम्म उसको हमें बारीकी से उसका अध्ययन करना चाहिए, हम्म, और उसके कौन कौन से कारक हैं उसके अंदर जो उसको सफल बना रहे हैं, और जी कौन कौन सी कमियां रही हैं इसका जी अगर हम अध्ययन करेंगे तो आने वाले समय में हम अपना भी एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। जी वरना अनशन को ही हम आंदोलन कह करके और फिर धोखा खाएंगे। जी जी जी। वाकई वाकई इसकी व्यापकता इसी पर निर्भर करती है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ में, कितनी सही ढंग से, ईमानदारी के साथ में देखिए उस। क्या है कि जी आंदोलन में गिव एंड टेक होता है, वाकई एडमेंट नहीं है। देखिए इनकी 6 डिमांड थी, जी जी उसमें से कानून वापस हुए, और जो इनके ऊपर 48,000 केस लगाए गए थे हम्म, विभिन्न राज्यों में वो वापस हुए। अभी जी जी इनकी 4 डिमांड बाकी हैं। जी 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 आशीष मिश्रा हम्म, तेनी को हटाने की मांग थी, उसको नहीं उन्होंने हटाया। जी जी उन्होंने जी दूसरी बात ये भी कही कि जो एमएसपी है उस पर कमेटी बना दी, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था ड्राफ्ट उसका, उसको भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जी और जी जी पार्ली का जलाने का जो क्रिमिनलाइजेशन एक्ट लागू होता था वो भी हम्म, ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी तो जी 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 4 डिमांडों पर कहीं ना कहीं हम्म, इन्होंने समझौता करके 2 डिमांड मान ली। तो हम्म, आंदोलन हमको गिव एंड टेक भी सिखाता है। वाकई 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 बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से सफलता के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और इस आंदोलन ने ये सिखा दिया है कि हम अगर सही ढंग से आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा पेशेंस या थोड़ी सी इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है कि आप अगर संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार जुड़े, और आपने बहुत सही ढंग से हमारे दर्शकों को इस आंदोलन के संबंध में जो बात आपने बताई है, निश्चित रूप से हमारे जो ओबीसी जो दर्शक हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि आंदोलन किस तरह से किया जाए, और आगे जो जिन चीजों की जरूरत है उस पर वो आगे बढ़ेगा, हम उम्मीद करते हैं। वंदना सर। आंदोलन सुधीर जी, इससे यह भी निकल करके आया कि आंदोलन हमेशा राज्य की शक्ति के खिलाफ नहीं होते हैं। वाकई 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 वो वाकई। उनका कोर्स करेक्शन भी कर सकते हैं। ये जी नहीं जी कि जी उनको हटाने के लिए ही हैं, वो जी उनको जी सुधारने के लिए भी आंदोलन हुए होते हैं। ये हम्म, बड़ा एक मैसेज इससे गया है सुधीर जी। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी
इस प्रकार के विषयों पर आप अपना समय देंगे और हमारे दर्शकों का प्रबोधन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।